नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक, तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है नूतन महाकल्प के प्लीस्टोसिन काल में 33 सागर के अवशेष के रूप में। ठीक है दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले हमारी पृथ्वी एक भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था, और उसके चारों ओर जो जलमंडल था उसे पैंथालासा कहा जाता था। ठीक है, धीरे धीरे उसमें विखंडन हुआ और विखंडन से 2 भाग बन गए। एक तो बन गया अंगारा लैंड और दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड। और ये जो जलमंडल था वो उस विखंडन हुए भाग के बीच में चला गया, जो कि 33 सागर के रूप में जाना गया। ठीक है, और दोस्तों ये जो स्थल मंडल था उससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है और जलमंडल से महासागरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, थार के मरुस्थल का विस्तार। दोस्तों, थार के मरुस्थल का कुल विस्तार में से 62% भारत में है और पाकिस्तान में 38% है। भारत में कुल विस्तार का राजस्थान में 85% है, वहीं पंजाब, हरियाणा और गुजरात में मिला के 15% है। ठीक, और थार के मरुस्थल का राजस्थान में 58.68% है। वो किस में से, जो भारत में 62% विस्तृत है उसमें से 58.68% राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला है राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% थार का मरुस्थल है। जनसंख्या, थार के मरुस्थल में जनसंख्या है 40% और क्षेत्रफल कितना है 61.11% है। जिले 12 जिले आते हैं। लंबाई इसकी है 640 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर, वे उसकी ऊंचाई है 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं थार के मरुस्थल की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, यानी कि जो थार का मरुस्थल है वो सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? थार का मरुस्थल। और विश्व में उष्णता की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। ठीक है, और इसमें भारत में स्थित निम्न वायुदाब का केंद्र है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। थार के मरुस्थल में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो अवसादी चट्टानें पाई जाती है। यहाँ की मृदा रेतीली बलुई मृदा है, जिसे एंटीसोल भी कहा जाता है। वनस्पति यहाँ पे मरुद्भिद नामक वनस्पति, यानी कि जिसे जीरोफाइट कहा जाता है। यहाँ की मुख्य नदी है लूणी नदी। थार का मरुस्थल का ढाल किस तरफ है? तो इसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दोस्तों, ढाल का पता कैसे लगेगा? इसकी मुख्य नदी है लूणी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे? नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम स्थल है। दोस्तों, ये नाग पहाड़ से बाड़मेर की तरफ आती है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है। इसलिए हमें थार के मरुस्थल का ढाल पता चलता है कि इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, आगे है थार के मरुस्थल की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। ठीक है, सबसे पहली है लू। लू किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म या शुष्क पवन होती है, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। बबूलिया किसे कहते हैं? आकस्मिक वायु का जो चक्रवात आता है उसे बबूलिया कहा जाता है। मावट, दोस्तों, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे कहा जाता है मावट। इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है, और यह रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। अगली है लाठी सीरीज। दोस्तों, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य में स्थित भूगर्भीय जल पट्टी है, और इसके आसपास कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास। उसके आसपास सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास पाई जाती है इसके आसपास, जो कि सर्वाधिक प्रोटीन युक्त घास है। अगला है समगांव। दोस्तों, जैसलमेर में वनस्पति रहित क्षेत्र को समगांव कहा जाता है। अगला है दरियन निर्जन और भ्रमणशील बालू का स्तूप क्षेत्र है। थली, थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम है थली। खड़ी, इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। दोस्तों, ये जो 2 बालू का स्तूप है, 2 बालू का स्तूपों के मध्य में ये जो वर्षा का जल एकत्र हुआ है। ठीक है, और वर्षा के जल एकत्र होने से अस्थायी जो झीलों का निर्माण होता है उसे बोलते हैं प्लाया झील।
और ये झीलें जब नमकीन हो जाती है तो उसे बोलते हैं टॉर झील। ठीक, और इन दो बालू का स्तूपों के मध्य में अगर दलदली क्षेत्र होता है तो उस दलदली क्षेत्र को बोलते हैं रन या टाट। और जब उस दलदली क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उस कृषि को बोलते हैं खड़ीन। ठीक है, तो आगे है थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। तो थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीला मैदान को पुनः दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में दोस्तों आता है हम्मादा। हम्मादा पथरीला मरुस्थल को कहते हैं और यह मरुस्थल पोखरण जैसलमेर से फलोदी जोधपुर व बालोतरा बाड़मेर के मध्य में स्थित है। और हम्मादा के चारों ओर स्थित मिश्रित मरुस्थल को रेंग कहा जाता है। आगे है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसमें आता है ईर्ग मरुस्थल। ईर्ग मरुस्थल यानी कि संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल को कहते हैं बालू का स्तूप। तो हम कुछ बालू का स्तूपों के प्रकार देख लेते हैं जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है अनुप्रस्थ बालू का अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। दोस्तों ये बालू का स्तूप पवन की दिशा में बनते हैं, पवन की दिशा में इनका निर्माण होता है। इन्हें रेखीय बालू का स्तूप और सीप बालू का स्तूप भी कहा जाता है। अगला है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा में लंबवत बनते हैं। पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। अगला है बरखान या बरचान। इनका निर्माण वायु के बवर के कारण होता है। इनका निर्माण वायु के बवर के कारण होता है और ये इनका आकार होता है अर्धचंद्राकार। तथा बरखान गतिशील बालू का स्तूप है और राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन सा है तो ये बरखान ही है। अगला प्रकार है पैराबोलिक बालू का स्तूप, एक है तारा बालू का स्तूप और एक है सब्र काफिस बालू का स्तूप। दोस्तों सब्र काफिस बालू का स्तूपों का निर्माण छोटी जाड़ियों के सहारे बनते हैं। सब्र काफिस बालू का स्तूप छोटी जाड़ियों के सहारे बनते हैं। ठीक है, आगे है अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश को पुनः चार भागों में बांटा गया है, गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और गोडवाड़ प्रदेश। तो पहला है गग्गर प्रदेश। दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो गंगर नदी का मैदानी भाग है उसे बोलते हैं गग्गर प्रदेश, जहाँ पे गग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। अगला है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश चूरू झुंझुनू सीकर को कहते हैं, जो कि शेखा सामंतों का क्षेत्राधिकार था। और यहाँ पे कच्चे कुएं को बोलते हैं जोहड़, पक्के कुएं को बोलते हैं नाड़ा और जो छोटे तालाब होते हैं उनको बोलते हैं सर। ठीक, अगला है नागौरी उच्चभूमि। यह नागौर में स्थित है तथा अरावली से पृथक उच्चभूमि है, लेकिन अरावली में नहीं है। ठीक है, इनकी तीन श्रेणियां हैं। एक तो है मकराना श्रेणी जहाँ पे सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। एक है मांगलोच श्रेणी जो कि जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है और एक है जायल श्रेणी जो कि फ्लोराइड युक्त जल पट्टी के लिए जानी जाती है। दोस्तों नागौर से अजमेर के मध्य में स्थित फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है जिसे कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉच बेल्ट भी कहा जाता है। अगला है गोडवाड़ प्रदेश। यह जालौर, पाली, जोधपुर तथा बाड़मेर में स्थित लूणी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पे प्राचीन काल में गौड़ जाति का क्षेत्राधिकार था। ठीक, और यहाँ पे सिवाना बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ स्थित है, जो कि सिवाना बाड़मेर से बालोतरा बाड़मेर के मध्य में स्थित 56 गुंबद आकार की पहाड़ियाँ हैं। और तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।